हेलो, माय नेम इज़ रणवीर सिंह दलाल और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा फ्लेमिंगो क्लास 12th की जो एक पोएम है, पोएम 3 नंबर 3 कीपिंग क्वाइट। तो इस पोएम को समझने से पहले थोड़ा बात कर लेते हैं इसके राइटर पाब्लो नेरूदा, जो कि नेफ्टाली रिकार्डो रेयस बासोल्टो जो उनका रियल नेम था, उसका पेन नेम, जिस तरह से लेखक बनने के बाद इन्होंने एक अलग नाम अपना रखा, पाब्लो नेरूदा। चिली के रहने वाले नेरूदा की जो पोएम्स हैं वो इजीली अंडरस्टूड इमेजेस हैं, उसको समझना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो साहित्यिक रूप में उसका वज़न कम हो जाता है, या वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती हैं, या वो इतनी ब्यूटीफुल नहीं है, इतनी रोचक नहीं है। वो खूब रोचक। नोबेल प्राइज़ इनको मिला 1971 में। और इस पोएम में नेरूदा बात करते हैं शांत रहने के विषय में, जैसे कि टाइटल पोएम का बताता है कीपिंग क्वाइट। शांत रहकर मनन करना कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है ज़िंदगी में। क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन और इंसानों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हो, इस तरह की फीलिंग्स किस तरह से डेवलप करी जाए, इस विषय में वो बात करते हैं इस पोएम के माध्यम से। तो पढ़ते हैं पोएम को पहले और उसके बाद समझते हैं इसको। राइटर कहता है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. It would be an exotic moment. Without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12. And you keep quiet and I will go. तो इस तरह से ये पोएम जो है वो लिखी गई है। अब समझते हैं इसको हिंदी भाषा में। राइटर शुरुआत करता है जैसे वो एक आह्वान कर रहा हो सभी को, अपने पाठकों को, अपने श्रोताओं को, या सभी इंसानों को, ह्यूमन बीइंग्स को संबोधित कर रहा हो। वो महसूस करता है कि उसके पास एक सूत्र है, ह्यूमैनिटी, इंसानों को देने के लिए एक संदेश है, एक फॉर्मूला है, एक तरीका है जिससे उनकी ज़िंदगी में सुधार आ सके। कुछ नई बात वो कहना चाहते हैं, तो आह्वान करते हैं। उसे लगता है कि लोग उनकी बात को फॉलो करेंगे। तो किस तरह से आह्वान करते हैं? नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम सबको साथ लेके कहता है कि अब हम गिनती करेंगे 12 तक, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम स्थिर हो जाएंगे, अपने अंग बहुत मूवमेंट नहीं करेंगे अपने हाथ पैरों की। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। आओ एक बार ऐसा प्रयोग करके देखते हैं। राइटर कहता है कि एक बार आओ किसी भाषा में बात ना करें। राइटर को लगता है कि किसी न किसी रूप में जब हम व्यक्त करते हैं वही तो हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और ये व्यक्त करना ही कई बार
अपनी एक्सट्रीम फॉर्म में जाकर परेशानियां पैदा करता है। ये व्यक्त करना ही कई बार गुस्से का रूप लेता है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप होती हैं इस भाषा के माध्यम से। कई बार हम कुछ ज़्यादा कह जाते हैं, अननेसेसरी कह जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं इसी भाषा के माध्यम से, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती हैं। तो कहता है आओ ना बोलें किसी भाषा में थोड़ी देर के लिए, समझ लें कि हमें कोई भाषा आती ही नहीं है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड रुक जाते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपनी भुजाओं को ना हिलाएं। तो भाषा का प्रयोग ना करें और अपनी फिजिकल मूवमेंट भी ना करें। राइटर कह रहे हैं पूर्ण रूप से शांत होने के लिए, स्थिर होने का आह्वान वो इस रूप में करता है। शुरुआत वो एक तरह से कि भाषा का प्रयोग वो चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में डायरेक्ट आती हैं, बाद में वो थोड़ी गहराई में बात करता है। आगे कहता है कि अगर हम ऐसा कर लें, अगर हम इतना शांत हो जाएं, अपनी मूवमेंट ना करें, अगर हम ऐसा कर लें, खामोश हो जाएं, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, अद्भुत होगा वो पल। विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर। ऐसे पल में, उस अद्भुत पल में, एग्जॉटिक मोमेंट में कोई रश नहीं होगा, कोई आपाधापी नहीं होगी, कोई इंजन्स नहीं होंगे। इंजन्स का मतलब विभिन्न रूप में जो मशीनें हैं, आज आधुनिक जो दुनिया है उसमें मशीनों की भरमार है। किसी न किसी रूप में, चाहे वो गाड़ियां रोड पे चल रही हों या कोई और किस्म से हम मशीनों से घिरे हुए हैं, तो वो शोरगुल पैदा होता है, नॉइस पॉल्यूशन होता है एक तरह से। तो राइटर कहता है कि अगर हम शांत इस तरह से हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं और अपने आप को स्थिर और शांत कर लेते हैं, तो वो अद्भुत होगा वो लम्हा। उसमें आपाधापी नहीं होगी और कोई इंजन्स का शोरगुल नहीं होगा। वी वुड, और फायदा होगा उस पल का क्या कि वी वुड ऑल बी टुगेदर, एक यूनिटी की फीलिंग भी आएगी। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, एक अद्भुत, अचानक एक अद्भुत पल होगा वो, और उस अद्भुत लम्हे में हम सब लोग इकट्ठे होंगे। सब लोग अगर ऐसा एक साथ कर पाएं, जैसे कि आह्वान किया है राइटर ने, जैसे कि कहा है पूरी टू ह्यूमैनिटी एट लार्ज, सबको ऐसा करने के लिए कहा है, उस पल में हम एक होंगे, टुगेदरनेस वाली फीलिंग आएगी उसमें। अब आगे तो यहाँ इतना बताने के बाद कि क्या करना है, और वैसा अगर हम कर लेते हैं राइटर के कहे मुताबिक, तो किस प्रकार का वो होगा लम्हा, किस तरह का वो माहौल होगा। और उसके बाद राइटर तरीका बताता है अलग अलग लोगों की एग्जाम्पल्स लेकर कि वो कैसा करें, क्या करें, क्या होगा उस लम्हे में, उस पल में। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, मछुआरे जो ठंडे सागर में जो मछलियां हैं, वेल्स हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हार्म नहीं करेंगे, छोड़ देंगे अपने उस काम को, विराम देंगे। कोल्ड सी, जो ठंडा सागर है, जो उनका घर है मछलियों का, उसमें हम हलचल पैदा नहीं करेंगे। तो कोल्ड का मतलब ये है, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, शांत है एक तरह से उनका अपना जीवन, अपने प्राकृतिक माहौल में, तो हम उसको डिस्टर्ब करके उसमें हलचल पैदा नहीं करेंगे, हम उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, नहीं पकड़ेंगे वेल्स। फिशरमैन के लिए ये बात कही है, फिशरमैन मछुआरे नहीं पकड़ेंगे वेल्स को, नुकसान नहीं करेंगे, उनको हार्म नहीं करेंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और जो नमक इकट्ठा करने वाला आदमी है वो छोड़ देगा उस काम को और अपने हाथों पे नज़र डालेगा कि किस तरह से वो हाथ छिल गए हैं नमक इकट्ठा करते रहने से। Those who prepare green wars, और जो युद्ध पैदा करते हैं विभिन्न रूपों में, चाहे वो विभिन्न देशों के सैनिक हों, फौज हो, या किसी और रूप में इंटरनल जो सिविल वॉर्स हों, या कोई और किसी और रूप में युद्ध जो चल रहे हैं पूरी दुनिया में, तो जो लोग ऐसे युद्ध की तैयारी में लगे रहते हैं, विभिन्न रूपों में युद्ध में लगे रहते हैं, जैसे वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, जहरीली गैसों का इस्तेमाल होता है, कई किस्म के युद्ध हैं, और आग का इस्तेमाल होता है, ऐसे हथियार हैं जिनसे आग निकलती है।
तो ऐसे युद्ध में भाग लेने वाले लोग युद्ध में भाग नहीं लेंगे। ऐसे युद्ध में जिनके भयानक परिणाम निकलते हैं। विक्ट्री तो होती है लेकिन सर्वाइवर कोई नहीं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। किसी न किसी पक्ष की कहने को जीत तो होती है लेकिन बचता कोई नहीं। ऐसा लगता है कि नुकसान दोनों ही पक्षों का होता है। तो मेटाफोरिकली बचते नहीं, नुकसान दोनों ही पलों का होता है, सर्वाइवर्स नहीं होते। ऐसे लोग जो सैनिक लोग हैं, युद्ध में बिजी रहने वाले लोग, वो साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। और अपने साथी फौजियों के साथ वो कुछ ना करेंगे, या हो सकता है इसमें ब्रदर्स का मतलब फेलो ह्यूमन बींग्स, बेशक वो दुश्मन की सेना के भी क्यों ना हो, तो उनके साथ वो छाया में चले जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, यानी युद्ध नहीं करेंगे, रोक देंगे, अपने इस काम को छोड़ देंगे। अब इतना कहने के बाद राइटर को लगा कि कोई उसे मिसअंडरस्टैंड तो नहीं कर लेगा, कोई गलत फहमी तो नहीं हो जाएगी। तो एक क्लैरिफिकेशन देता है अगले स्टैंजा में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक स्पष्टीकरण देता है, सफाई देता है अपनी, कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। जो मैं चाहता हूं उसको पूर्ण निष्क्रियता ना समझें। टोटल इनएक्टिविटी, निकम्मा होने के लिए नहीं कह रहा हूं, निष्क्रिय होने के लिए नहीं कह रहा हूं, हाथ पे हाथ धरे रहने के लिए, सुस्त पड़ जाने के लिए नहीं कह रहा हूं। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। जीवन तो जो है वो है ही, जीवन जैसा होना चाहिए वो तो होना ही है, होना ही चाहिए। आई वॉन्ट नो ट्रक विद दैट। ट्रक मतलब रिलेशन, मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं उस तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, डेथ की तरफ मेरा इशारा नहीं है। मतलब पूर्ण निष्क्रिय होने के लिए नहीं कह रहा हूँ, निकम्मा होने के लिए नहीं कह रहा हूँ। पूर्ण निष्क्रिय हो जाना या पूर्ण रूप से शिथिल हो जाना तो मौत की निशानी, तो मौत की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ। इफ, अब बता रहा है कि असल में वो क्या चाहता है, और जो वो चाहता है, जो वो कह रहा है सबको करने के लिए, उसका क्या फायदा होगा। इफ कहता है कि आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, ये लाइन हो गई है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves, of threatening ourselves with death. तो ये जो एक बड़ा सेंटेंस है, इसको समझे, और क्रक्स है ये, इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें थीम बसी हुई है पूरी पोएम की। कहता है कि दो कारणों से हमारी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, उदासी है। दो कारणों से इंसान उदास है। अपने आप को न समझ पाना और मौत से डराना, मौत का डर और अपने आप को न समझ पाना, इन दो कारणों से उदासी है लोगों के जीवन में। ये उदासी इंटरप्ट हो जाएगी, ये उदासी दूर हो जाएगी अगर हम लगातार बिजी रहने की जिद को छोड़ दें। तो ये इस पूरे सेंटेंस का अर्थ है। एक बार दोबारा इसको सुने सेंटेंस को। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड मतलब जिद पकड़ लेना एक तरह से, अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, अपनी ज़िंदगी में हलचल मचाए रखने की, बिजी रहने की जिद को अगर हम छोड़ दें, ऐसी जिद ना करें, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, एक बार हम ऐसा कर लें, कुछ ना करें, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट एंटर, एक ऐसी खामोशी, ऐसी शांति हमारे जीवन में आएगी और वो उस उदासी को दूर कर देगी, जो उदासी दो कारणों से है, जो मैंने अभी बताया। अपने आप को न समझ पाना और अपने आप को मौत से डराना। इन दो कारणों से जो जीवन में उदासी है इंसानों की, वो दूर हो जाएगी। और आगे कहता है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, धरती हमें सिखा सकती है। और ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए राइटर अब कहता है कि धरती हमें सिखा सकती है। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब लग रहा होता है, धरती हमें सिखा सकती है। धरती पर भी कई बार ऐसा होता है। कई जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जैसे ठंड का मौसम है, विंटर सीजन है, तो बर्फ़ से ढकी रहती है प्रकृति, पेड़ पौधे, और लगता है कि जैसे जीवन है ही नहीं कहीं, परिंदे नज़र नहीं आते, शांति खामोशी नज़र आती है, लगता है कि निष्क्रियता छा गई है पूरी प्रकृति में, जैसे जीवन है ही नहीं। लेकिन फिर जब बसंत आता है तो दोबारा हलचल नज़र आती है, हरियाली नज़र आती है, पशु पक्षी नज़र आने लगते हैं।
तो इसी तरह से धरती हमें सिखा सकती है, या और दूसरे रूप में समझें, जैसे अनाज बो दिया जाता है धरती में, तो कुछ समय तक कोई हलचल नहीं, कोई निशान नहीं जीवन के होने का, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है वो प्रस्फुटित होता है, बीज पौधे के रूप में उगना शुरू होता है, तो हमें जीवन के संकेत नजर आने लगते हैं। तो राइटर कह रहे हैं इस तरह से ब्रेक लेना है, जैसे धरती से ही सीख लो, इस तरह से हमें कुछ समय के लिए आराम करना है या अपनी एक्टिविटीज़ को रोक देना है, जिससे हम मनन कर पाएँ, सोच पाएँ अपने हालात के विषय में। और फिर अगर हम ऐसा कर लें तो बहुत सारे कारणों से जो परेशानियां जीवन में हैं, या कष्ट है, या कलह है, या द्वंद्व है, परेशानियां हैं, झगड़े हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। राइटर ये कहना चाहता है। एक बार इन 3 लाइनों को दोबारा देखें। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद धरती सिखा सकती है। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब लगता है सब कुछ डेड, मर गया है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में सब जिंदा नजर आता है। तो ये जैसे मैंने अभी समझाया उस बात को इस रूप में राइटर कह रहा है। और लास्ट में कहता है नाउ आई विल काउंट अप टू 12, और अब मैं 12 तक गिनती गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, आप शांत हो जाएंगे और मैं चला जाऊंगा। तो देखें कि पोएम की शुरुआत की जो 2 लाइनें हैं और अंत की जो 2 लाइनें हैं काफ़ी सिमिलर नज़र आती हैं। तो इस तरह से लेखक आह्वान करता है, लोगों को एड्रेस करता है, संबोधित करता है, और उसे लगता है लोग उसको फॉलो करेंगे, और फिर अंत में अपनी बात कह के वो चला जाता है। तो इस तरह से ये पोएम हमने समझी। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स को लेंगे। उससे पहले ज़रा हम इसको एक समराइज करते हैं इंग्लिश में। इन दिस पर्टिकुलर पोएम द राइटर wants to give us the message of remaining quiet or getting quiet for some time. He tells us about the importance of keeping quiet, of introspecting or doing quiet introspection in our lives. First, he calls upon humanity, all the human beings, to not make movements, not to use any language, and not to move our arms much. So physically we should stop. He says, he calls us to stop all the activities, physical activities, and not to use the language. And then he tells us about the importance of this moment. If people follow his instructions, then it would be a wonderful moment, and there will be unity in that moment. All of them, the whole humanity will be silent, all activities would be stopped in that would be a wonderful moment, and all will be united in that moment. And then the writer gives examples how different people will stop their activities. Fishermen and then salt gatherers, they won't do their respective jobs. Fishermen won't harm the whales, and salt gatherers would also look at their hands after stopping their activity. And then those soldiers who are involved in wars, destructive wars, various types of lethal wars, using destructive weapons in one way or other, those soldiers, those people involved in war would stop. Those who are involved in destructive wars, those wars which result in great damage to both the parties, those would stop indulging in these wars, and they would put on clean clothes. They would give the message of peace, and together with their brothers, fellow soldiers, or soldiers from the enemy country, they would walk together and sit somewhere and together and be peaceful and quiet for some time, reflect upon this useless activity of indulging in wars, destructive wars. And then after reaching this point, the writer thinks that he might create some kind of misunderstanding among his followers or listeners or readers. Then he clarifies that he is not indicating anything towards death. This kind of inactivity, it seems he is giving us the message of inactivity, total inactivity. It's not the total inactivity, it's not something that relates to death.
If we are totally inactive, then it would be death. So writer says that I am not giving any message of death. It's not something, I am not indicating anything towards death. I have nothing to do with death. He just wants to say that there is sadness in our lives, in human beings' lives, because of two reasons. There is sadness because of two reasons. One, threatening ourselves with death and not understanding ourselves. So because of these two reasons, there is sadness, and that sadness can be removed if we stop being insistent, if we stop being indulgent in different activities, if we stop making movements, if we stop doing those activities and reflect for some time. If we can do it for a moment, at least once, then there will be silence all around, there would be peace all around, and as a result of this peace, we would be able to remove that sadness. That sadness would be removed, and that is the sadness that is there because of two reasons. That sadness would be removed only when we are silent, when we are not insistent on moving our arms, or when we do not insist on being busy all the time, when we relax and do quiet introspection, when we think about our circumstances, reflect upon our circumstances. So that's what. And at last he gives example of earth, how earth can teach us. Sometimes there is, we see there is silence all around, particularly in winter season there is no evidence of activities, but then in the spring season there is life all around. There are indications of life, evidence of life all around. Like we saw the seeds, and for some time there is no sign of life, but when the proper time comes, after a few days, there is life. Similarly, the writer gives us the message. His message is, he tells us to be like earth. He wants us to be like earth, to take a break, not to be totally inactive, or not to become like death, but to take the break so that after some time we can be more energetic and more full, we are more energetic and more vigorous, energized to do our activities. So that kind of break the writer wants us to take. And at last he says, as he starts the poem, he says that I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. So that was the poem. Now let us do the question answers. पहला प्रश्न है, what will counting up to 12 and keeping still help us achieve? ये 12 तक गिनती कर लें और हिले डुले ना, स्टिल हो जाएं तो क्या फ़ायदा होगा? अगर हम ऐसा कर लें तो ये एक अद्भुत लम्हा होगा, एक अद्भुत लम्हा होगा और एक यूनिटी वाली फीलिंग हमें आएगी. ये फ़ायदा होगा हमें ऐसा करने से. इंग्लिश में कहें तो this counting up to 12 and keeping still would help us be quiet. That would be an exotic moment, and we would all be together in that moment. It will bring unity among human beings, and it would be a wonderful moment, exotic moment. Next is, do you think the poet advocates total inactivity and death? क्या लगता है कि पोएट इशारा करता है कि पूर्ण निष्क्रिय हो जाओ, निकम्मे हो जाओ, मौत की तरफ इशारा कर रहा है? तुम कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, राइटर ऐसा नहीं कर रहा है. एक्चुअली वो कह रहा है कि हम एक लगातार बिजी रहने की जिद को छोड़ दें, और अगर हम ऐसा करते हैं तो एक शांति हमारे जीवन में आएगी जो दूर कर देगी उस उदासी को जो दो कारणों से है, मौत का डर और अपने आप को ना समझ पाने का डर. तो इंग्लिश में कहें,
The writer, the poet, does not advocate total inactivity and death. He is simply saying that we should take a break to introspect, to think about our work, to think about ourselves, our inner sources of strength, to think about our circumstances. Writer simply wants us to take a break, to be peaceful and silent for some time, and if we could do that, it would remove that sadness that is there because of two reasons: not understanding ourselves and threatening ourselves with death, fear of death. So that sadness would be removed because of peace that was brought about in our lives only if we stop being insistent on remaining busy all the time. Next is, what is the sadness that the poet refers to in the poem? जैसे मैंने अभी बताया, ये किस तरह की उदासी है जिसका इशारा, जिसका जिक्र राइटर करता है. The sadness, ये जो उदासी है दो कारणों से है, जैसे मैंने बताया, अपने आप को न समझ पाना और मौत से अपने आप को डराना. So the sadness is because of two reasons: threatening ourselves with death and not understanding ourselves. That's the sadness, because of these two reasons. Next question is, what symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? कौन से प्रतीक की मदद राइटर लेता है ये बताने के लिए कि जीवन मौजूद रहता है धरती में. ऊपर बेशक खामोशी नजर आए, स्थिरता नजर आए, शांति नजर आए, लेकिन जीवन मौजूद रहता है. कौन से सिंबल की हेल्प लेता है? तो कह सकते हैं अर्थ है वो सिंबल, वो प्रतीक. धरती जैसे कि हमें नजर आती है वो शांत, बीज जब बो दिया जाता है, लेकिन जब समय होता है, कुछ समय के बाद उपयुक्त जब समय होता है, तो हमें जीवन के संकेत नजर आते हैं पौधे के रूप में. तो इंग्लिश में हम कहें तो राइटर invokes the symbol of earth. There is silence all around, there is stillness all around. When we saw the seeds, there is no life. For some time there is silence, there is peace, there is stillness, no indications of life. But after a few days, after some time, when there is proper conditions, we do see the evidence of life in the form of plants germinating. Okay, so earth is the symbol that can that makes us understand that there is life under apparent stillness. ऊपर से दिखने वाली खामोशी के नीचे जिंदगी मौजूद रहती है. तो ये हमें अर्थ के द्वारा समझ आता है, या राइटर अर्थ के सिंबल की मदद से हमें ये समझाते हैं कि कई बार ऊपर से खामोशी नज़र बेशक आए, लेकिन जीवन के संकेत मौजूद रहते हैं. Sometimes, like when we saw the seeds, there is silence all around, there is no indications of life, but after the lapse of some time, there is life in the form of sprouting seeds, in the form of little plants. So that was the poem. I hope you enjoyed it, and if you found this video useful, press the like button and leave your comments in the comment box. And don't forget to subscribe the channel so that more videos could come your way. Thanks for watching. Thank you. Bye.